जय भीम साथियों, आज 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने की सोच रखते हुए जितने लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं आप सभी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत चाहता हूँ। साथियों, मैं संजीव निषाद गोरखपुर से हूँ, यहाँ प्रयागराज में रहकर अपनी पढ़ाई करता हूँ। मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से परास्नातक किया है, उसके बाद लॉ में ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद आगे जुडिशरी की प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ प्रयागराज में आया हुआ हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मैं इनको अपना आदर्श मान के इनके बताए हुए रास्ते पे चलने का प्रयत्न करता हूँ। और मैं एक बात और आप सभी से बता देना चाहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक सबसे बड़ा डर जो था, वो डर उनका ये था कि आने वाले समय में जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरे ही समाज के लोग मुझे पूजने लगेंगे। और उनका मानना यह था कि मुझे पूजना चाहे मत पूजना, लेकिन मेरे बताए हुए आदर्शों पे, मेरे बताए हुए रास्ते पे चलने का काम जरूर करना। और इसी के साथ जब कोई महापुरुष कोई बात कहते हैं, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी जब कोई बात कहता है तो बड़ा सूझबूझ के साथ, बड़ा तौल के कहता है। उन्होंने 3 मूल मंत्र दिया हमें कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उन्होंने ये 3 बातें क्यों कही? क्योंकि उनको पता था बिना शिक्षा के यदि लड़ने जाओगे तो हार तुम्हारी निश्चित है। अगर तुमको लड़ाई लड़नी है तो लाठी डंडे की लड़ाई नहीं लड़नी है, कागज कलम की लड़ाई लड़नी है। उसके पहले सबसे पहले अपनी शिक्षा को दुरुस्त करने का काम तुमको करना होगा। इसलिए पहली बात उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो। आपको खुद पता होगा कि जिन विषम परिस्थितियों से उन्होंने अपनी शिक्षा को ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद जिस लड़ाई के बेड़े को उन्होंने अपने कंधे पे उठाया, इस समाज के अधिकांश लोग एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और उसी के साथ साथ जो आदिवासी समाज के लोग, उन सभी के भविष्य को यदि उज्जवल करना है तो एक ही हथियार है, शिक्षित बनो। शिक्षा ग्रहण करो, बिना शिक्षा के लड़ने जाओगे तो हार निश्चित है। इसलिए सबसे पहले अपनी शिक्षा को दुरुस्त करो। उसके बाद उन्होंने जो दूसरी बात कही, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा संघर्ष करो। किस मायने में संघर्ष करो? क्या लाठी लेकर के रोड पे उतर जाओ? क्या भीड़ और हुजूम लेकर के उपद्रव करो? बिल्कुल नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संघर्ष का, संगठित रहने की जो बात थी, वो इस विषय में थी कि देखो, जब आप अपने इतिहास को नहीं जानोगे तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने इतिहास को नहीं जानता है, वो अपने भविष्य को बदल नहीं सकता। अगर तुम अपने भविष्य को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने इतिहास को जानो, इतिहास को पढ़ो कि किस प्रकार से हमारे साथ अत्याचार हुआ। जब इतिहास पढ़ोगे तो जागृति आएगी, जागृति से सोच का निर्माण होगा, सोच से संगठन का निर्माण होगा, और संगठन में वो शक्ति होती है जिसे सत्ता का भी परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा संगठित रहो। और तीसरी बात जो संगठित होने के बाद संघर्ष के विषय में कहा, आप लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जितने भी प्रतिमूर्ति देखे होंगे, जितने भी चौराहे पे देखे होंगे, उसमें 2 बातें बहुत ही कॉमन होती हैं। पहला, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा अपने हाथ में संविधान की वो किताब अपने सीने से लगा करके रखते हैं। दूसरा हाथ हमेशा उनका जो है वो दिल्ली की तरफ इशारा करता है कि देखो, शिक्षित बन जाओ, संगठित हो जाओ। संगठित होने के बाद जो अगला संघर्ष तुम्हारा होगा वो इसलिए होगा क्योंकि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संविधान सभा में पूछा गया कि ये जो संविधान आपके सानिध्य में तैयार हुआ है, क्या इस संविधान में अभी भी कोई बुराइयां तो नहीं रह गई हैं आपके हिसाब से? तो उनका कहना था कि संविधान कितना हो, अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा यदि इसे चलाने वाले लोग अच्छे ना हों। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर इसे चलाने वाले लोग अच्छे होंगे, इसे चलाने वालों की नीयत अच्छी होगी, तो अंततः यह संविधान अच्छा साबित होगा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो भी मूर्ति चौराहे पे लगी होती है, हमें यह बताती है कि शिक्षित हो जाओ, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो। संघर्ष करके उस संविधान को चलाने वाली गद्दी पे बैठो, ताकि संविधान को सुरक्षित रखा जा सके। संविधान को अपने सीने से लगाए रखने का एक ही मतलब है कि आने वाले समय में मैं जिंदा नहीं रहूंगा, आने वाले समय में तुम्हें ये विरासत संभालनी होगी, तुम्हें इस संविधान को जिंदा रखना होगा, और इस संविधान को जिंदा रखने के लिए तुम्हें संघर्ष करना होगा। और संघर्ष करने के बाद जब आप उस दिल्ली के गद्दी पे बैठोगे, तब इस संविधान को सही तरीके से आप लागू कर पाओगे। ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी से एक बात जाते जाते कह जाऊंगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जितनी पूजने की जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को समझने की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पे अमलने की जरूरत है। इसलिए मैं एक बार आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि देखिए, एक बातें और कही गई हैं कि किसी भी समाज की तरक्की, अगर आप अपने समाज का भला चाहते हैं, आप अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जिस प्रकार से अपने बेटे को पढ़ाते हैं, उसी प्रकार से अपने बेटी को भी पढ़ाना चालू कर दीजिए। देखिए, मैं आज कार्यक्रम में
शामिल होने के नाते मैं जल्दी घर आ गया। उसके बाद अपनी बहन को भी साथ लेकर के आया हूँ कि तुम भी चलो, मैं भी चल रहा हूँ, तुम भी चलो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने केवल पुरुषों के लिए काम नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल एससी के लिए काम नहीं किया, केवल एसटी और केवल माइनॉरिटी के लिए काम नहीं किया, सबके लिए काम किया गया। लेकिन एक षड्यंत्र बना करके बाबा साहब को दलितों का नेता घोषित कर दिया गया। बाबा साहब के मन में अगर ये विचार नहीं होता तो संविधान में आज अनुच्छेद 340 नहीं होता। मैं विधि का विद्यार्थी हूँ, विधि में परास्नातक भी किया हूँ। अनुच्छेद 340 पार्लियामेंट को ये अधिकार देता है कि आप ओबीसी कमीशन का गठन करो। अब गठन करने के बाद ओबीसी में कितने लोग आते हैं? आज भी संविधान के लागू हो जाने के बाद कितने ऐसे लोग हैं जो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पीछे हैं? उनको आगे बढ़ाने के लिए उस कमीशन को गठन करो और कमीशन की रिपोर्ट को लागू करो ताकि उनको आगे बढ़ने का भी अवसर मिल सके। तो आज जो मंडल कमीशन 1991 में लागू हुआ, मंडल कमीशन में ओबीसी को 27% जो आरक्षण दिया गया, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुच्छेद 40 की देन है। अगर बात करें महिलाओं की, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, इसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, लेकिन एक अंतिम बात कह दूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इस देश के पहले कानून मंत्री। जब इस देश के सबसे बड़े पंचायत पार्लियामेंट में महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल की बात की कि जिस प्रकार से एक बाप के दो बेटे, एक बेटी और एक बेटा, बेटे को बाप की संपत्ति मिलती है, बेटी है इसलिए उसके साथ गलत किया जाता है, संपत्ति में उसको अधिकार नहीं दिया जाता है। तो सबसे पहले उन्होंने जो आवाज उठाई कि जिस प्रकार से बेटे बराबर हैं उसी प्रकार से बेटियां भी बराबर हैं। जितना अधिकार एक बाप के संपत्ति में बेटे का होना चाहिए उतना ही अधिकार उस बेटी का भी होना चाहिए। तो क्या हुआ, उस देश के सबसे बड़े पंचायत के लोगों ने इस बात का समर्थन नहीं किया। अंततः बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया कि जब मैं इस देश की महिलाओं के लिए काम नहीं कर सकता, इस देश के लिए ओबीसी के लिए काम नहीं कर सकता, तो फिर मुझे इस गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसी गद्दी को मैं इस्तीफा देता हूं। फिर हार मान के मजबूरन हिंदू कोड बिल को लागू करना पड़ा और महिलाओं को संपत्ति का उत्तराधिकार दिया गया, सुनिश्चित किया गया। तब से आज हम लोग महिलाओं की सहभागीदारी जो है राजनीति में भी देखते हैं। डॉक्टर भी महिलाएं बनती हैं, इंजीनियर भी बनती हैं। आज मेरी बहन वकील बन गई है, वो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। तो जितने लोग, जितनी महिलाएं आज जमीन से उठ करके चांद तक पहुंची, वो सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहीं न कहीं उनके द्वारा बनाए गए संविधान की देन है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप सभी वरिष्ठ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। लेकिन चाहता हूँ कि एक बार आप लोग जो है मजबूती से मेरे साथ नारे को बुलंद करें, जय भीम, और तेज